नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हैप्पी दिवाली आप लोगों को। मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है आरएएस मेंस की, तो आगे वही पढ़ाते हुए अपन टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपने। देखिए, आज हम मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग का वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, इससे पहले वाला वीडियो, ठीक है। उसमें एक अपन ने टॉपिक डिस्कस कर लिया कि मार्केटिंग से रिलेटेड जो बेसिक बातें और पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ना, आप देख सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड वो पूरा, ठीक है। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं आज क्या, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में से आरएएस मेंस में 2016 के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था, एक मार्केटिंग मिक्स क्या होता है सर्विस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, लेकिन पहले अपन नॉर्मल मार्केटिंग मिक्स समझते हैं, फिर उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री समझेंगे। तो इस तरीके से ये ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में इतना ही है, ठीक है। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है ना, ठीक है। देखो, मार्केटिंग करने के लिए किन 4 चीज़ों की जरूरत होती है, सबसे मेन उसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। जैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी भाई मार्केटिंग करने के लिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। आप बोलो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले बोलेंगे आपसे, लोग बात पूछेंगे किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो भाई, ये बताओ जरा। तो आप क्या बोलोगे कि मान लो आप मार्कर का बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो सबसे पहली चीज़ मार्केट के अंदर क्या जरूरत है, प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है ना। मार्केटिंग करने के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर आपसे लोग पूछेंगे भैया इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, है ना। आप बोलोगे हम इसको 25 रुपये में बेचेंगे मार्केट में, तो ये क्या है, प्राइस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केटिंग मिक्स के अंदर, प्राइस। पहली क्या चीज है, प्रोडक्ट। दूसरी क्या चीज है, प्राइस। तीसरी चीज आपसे पूछेंगे लोग बाग कि भाई कहाँ जगह डाल रहे हो, किस जगह पे दुकान खोलोगे, ठीक है, किस जगह पे अपनी फैक्ट्री डालोगे, किस जगह पे ऑफिस डालोगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे लोग बाग। तो वो चीज क्या है, प्लेस, ठीक है। तो अपन इसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे ये प्लेस होता क्या है। और चौथी चीज आपसे पूछेंगे भाई बेचोगे कैसे, क्या तरीका अपनाओगे, क्या लोगों के घर घर जाके बताओगे क्या, या ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे, या टीवी में ऐड देने की सोचोगे, या अखबार में ऐड दोगे। तो ये क्या चीज है, प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन। तो अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको याद रख सकते हो, ये 4 पीस ऐसे आप शॉर्टकट बना के इनको याद कर सकते हो। कैसे, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और चौथा प्रमोशन। उस तरफ क्या लिखा है बोर्ड पे अब आपको वो नहीं देखना है ना, बस आपको ये देखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो पहले अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्रोडक्ट का सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, ब्रांड नेम देना पड़ेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग करना, ठीक है। जैसे मान लो लक्स साबुन आता है, LUX, लक्स। तो लक्स क्या है, ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो यही डिसाइड करना पड़ेगा। ब्रांड नेम होना चाहिए छोटा एकदम, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऐसा नहीं कि लोगों को नाम लेते समय बहुत डिफिकल्टी महसूस हो, ठीक है। तो जैसा कभी कभार शशि थरूर जो है अपने वो किस तरीके से वोकेबलरी यूज करते हैं, कितनी खतरनाक, ठीक है। तो जो लिया ही नहीं जाता नाम, फिर वो नाम लेना ही बेकार, मतलब वो नाम ही चीज बेकार है ना, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ब्रांडिंग है ना, सॉरी हाँ, ये ब्रांड नेम आप दे रहे हैं प्रोडक्ट पे। फिर दूसरी बात अपन को ये भी ध्यान रखनी पड़ती है कि जो ब्रांड है वो ऐसा हो कि प्रोडक्ट से थोड़ा मेल खाता हो, तो और भी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रूटी, ठीक है। तो फ्रूटी जैसे क्या है, फ्रूट जूस एक तरीके से बता रहा है ना, जूस है ये, ठीक है। हालांकि फ्रूट जूस नहीं होता, लेकिन बता रहा है जूस है ये, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था उजाला, ठीक है। तो आया नया उजाला, तो उस तरीके से है, तो उजाला जो है वो नील के बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर ब्रांडिंग के बाद क्या आ गया, पैकेजिंग। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या आता है, पैकिंग कैसे करें। अब देखो, प्रोडक्ट की जब अपन को पैकिंग करनी है तो क्या बातें ध्यान रखनी है। पैकिंग भी कई तरह की होती है। पहली पैकिंग होती है प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। अच्छा, ये सब बातें अपन को एग्जाम में लिख के आनी है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो। अगर 2 नंबर में पूछ लेगा तो, जैसे मान लो आपसे 2 नंबर में पूछ लिया व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। फिर ये चारों पी जो मैंने आपको बताए वो लिख के आ जाओ, 4P के नाम लिख के आ जाओ। फिर आप लिख के मतलब एक डायग्राम बना दो इस तरीके से ना, जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो आप ये डायग्राम बना लो और आपके 2 नंबर हो जाएंगे पक्के। 2 नंबर में मतलब आपने आराम से जितना कंटेंट चाहिए था उससे बढ़िया, उससे अच्छा ही लिख दिया आपने ना, ठीक है।
अगर 5 नंबर में पूछ ले तो फिर अपन ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं अब, तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पैकेजिंग आप लिख रहे हो मान लो, और मान लो अगर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन केवल प्रोडक्ट पे ही पूछ ले आपसे, ठीक है। अब व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट, इतना सा क्वेश्चन पूछ ले, या व्हाट डू मीन बाय प्रमोशन इन केस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, तो फिर अपन को 5 नंबर के हिसाब से भी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। 2 और 5 दोनों के दोनों अपन को बाइफर्केशन होना चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। तो पैकेजिंग में क्या क्वेश्चन, पैकेजिंग में क्या पूछ सकता है आपसे, क्या लिखोगे आप कि पैकेजिंग कई तरह की होती है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। पैकिंग कितने तरह की होती है बताओ? कम से कम 3 तरह की होती है, बस आपको 3 ही याद रखनी है और उससे नहीं याद रखनी। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? जैसे आप अपन कोई टूथपेस्ट लेके आए है ना, सपोज करो अपन लेके आए टूथपेस्ट कोलगेट, ठीक है। तो कोलगेट जो है उस वो किस में आता है, अंदर जो है पेस्ट जो होता है वो किसके अंदर आता है, एक ट्यूब के अंदर आता है, ठीक है। तो अपन ऐसे ट्यूब को दबाते हैं तो फिर वो ब्रश में लगा के फिर अपन ब्रश कर लेते हैं। तो वो जो ट्यूब है वो उस कोलगेट के लिए क्या है, प्राइमरी पैकिंग है, ठीक है, मतलब सबसे पहली पैकिंग जो है, ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग क्या हुई, अब आप जब वो कोलगेट मांगते हो दुकानदार से तो वो केवल ट्यूब में नहीं देता आपको, उसके ऊपर एक बॉक्स भी होता है, डब्बा भी होता है, ठीक है। तो वो डब्बा क्या है, सेकेंडरी पैकिंग है उसकी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग मतलब अब जब वो दुकानदार के पास खुद जब वो उसने पेस्ट मंगाया होगा, कोलगेट मंगाया होगा, तो फिर कैसे आया होगा वो टूथपेस्ट, उसके केवल एक एक डब्बे नहीं मंगाते ज्यादातर दुकानदार, वो पूरा कार्टन मंगाते हैं इतना बड़ा, है ना। उसके अंदर मान लो 10 पीस आए, 20 पीस आए, 30 पीस आए, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। तो ताकि ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहे कैरी करने के अंदर, है ना, तो इसे अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, ठीक है। पैकिंग कितने तरह की होती है, 3 टाइप की। हाँ, अगर आप पूछो पैकेजिंग करते क्यों है, तो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो रियल का फ्रूट जूस आता है, ठीक है, अपन वो पी लेते हैं इतने दिन तक, तो वो खराब क्यों नहीं होता, वो 15-15, 20-20 दिन तक दुकानों में रखा रहता है, कई बार तो उससे ज़्यादा रखा रहता है, क्योंकि एक तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो तो है ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात जो टेट्रा पैक है, ठीक है, आपको पता होगा टेट्रा पैक एक कंपनी है, ठीक है। तो वो टेट्रा पैक इस तरीके से बनाया गया है ताकि क्या है कि जो उसके अंदर जूस है वो खराब ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला मेन काम क्या होता है पैकिंग का, कि जो प्रोटेक्शन देता है उस गुड्स को वो, ठीक है। ये सब आप चीजें नोट कर सकते हो और फिर इसी में से पढ़ना, फिर आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। फिर थर्ड पॉइंट आता है लेबलिंग। प्रोडक्ट के अंदर अपन को अगला पॉइंट क्या याद रखना पड़ता है, लेबलिंग। लेबलिंग मतलब क्या होता है, अब जैसे आपने कुछ भी ये मार्कर देखो आप, है ना, ठीक है, ये मार्कर पे क्या लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, है ना, दिख भी नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऐसे इमेजिन करो साफ साफ लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड मार्कर, ठीक है। इधर लिखा है रोडिटो कंपनी का नाम है, रीफिलेबल ये भी लिखा हुआ है, और हाई डेफिनेशन हैवी ड्यूटी मार्कर, ये सब लिखा हुआ है। तो ये पता है ये क्या कह रहे हैं, ये प्रोडक्ट की लेबलिंग है, ठीक है, इसके ऊपर लेबल लगा रखा है। तो सर प्रोडक्ट की लेबलिंग क्यों जरूरी होती है, देखो इससे पता लगता है कि एक तो ब्रांड नेम इसके ऊपर आ गया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे मान लो टोबैको है, तो टोबैको के अंदर लिखा रहता है कि जो सिगरेट है वो इंजीरियस टू हेल्थ है, या फिर जो भी है टोबैको जो भी है वो हानिकारक है। तो वो कहाँ लिखा हुआ है बताओ, वो लिखा है कोटपा एक्ट में, ठीक है। अगर आपको आइडिया होगा, सिगरेट से रिलेटेड इंडिया में एक ही एक्ट है, कोटपा एक्ट, ठीक है, शायद 2002 या 2003 का ये एक्ट, आप देख लेना इसको। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख सकते हैं। तो कोटपा एक्ट मैंडेटरी करता है कि क्या करें आप, लेबलिंग करें सिगरेट्स पे या फिर टोबैको पे या फिर इन चीज़ों पे जिसपे मतलब कैंसर हो सकता है वगैरह, ये सब लेबलिंग होती है, ठीक है। उस पर फिर एमआरपी भी आ जाती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो भी लिखा हुआ होता है इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर, क्लियर, लेबलिंग के अंदर। सेकंड पॉइंट आते हैं प्राइस, समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कितनी बातें ध्यान रखनी है, ब्रांडिंग आप याद रखिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रांड नेम कैसे देना है। फिर आप याद रखिए उसका लेबलिंग अपन करते हैं जब, और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए पैकिंग, ठीक है। पैकिंग भी टोटल 3 टाइप की है, कि ना केवल ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बताया था जो प्रोटेक्शन करती है वो भी चीज क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत। पैकिंग की वजह से किसी भी गुड्स की प्रोटेक्शन हो सकती है। अब धूप से बचाना है किसी गुड्स को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पैक करना ही पड़ेगा, और पैक से फिर वो गुड्स अट्रैक्टिव भी बन जाता है। एक और फंक्शन होता है पैकिंग का कि वो अट्रैक्टिव भी बन जाता है।
ऐसे तो और भी आप सोच सकते हो, एडवर्टीजमेंट हो रहा है उससे पैकिंग के ऊपर, पैकिंग की वजह से गुड्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस। ठीक है, प्राइस कैसे डिसाइड होती है आप बताओ किसी गुड्स की। अब आप मान लो सपोज करो आपका काम है, अपना काम है हलवाई का। अपन क्या करते हैं, अब वैसे ही अभी दिवाली का सीजन है तो अपन ने सोचा यार दिवाली पे तो मतलब छुट्टियां चल रही है तो ऐसा करते हैं कुछ इनकम कमाते हैं बढ़िया तरीके से, मिठाइयाँ बेचना चालू करते हैं। ठीक है, अब आपने मिठाई बनाई, अब मिठाई बनाई तो फिर मिठाई की क्या प्राइस डिसाइड करोगे बताओ आप। सबसे पहले आप बोलोगे यार हमारी कितनी लागत लगी, हमारी कितनी कॉस्ट लगी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है प्राइस डिसाइड करने में, खुद की कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुड्स की प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और बहुत सिंपल है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को रटने का काम ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट, दूसरा पॉइंट क्या होता है प्रॉफिट। अब आपने बोला सर 1 किलो मिठाई लगाने के अंदर, 1 किलो मिठाई बनाने के अंदर हमारी 200 रुपये कॉस्ट आई। ठीक है, उसमें आपने दूध भी गिन लिया, जो गैस लगी वो भी गिन लिया, आपका पूरा का पूरा जो लेबर लगी, आपने जो मेहनत करी है, श्रम किया है आपने, वो भी गिन लिया। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आ गई, और भी रॉ मटेरियल है, चीनी वगैरह, वो सब आ गया। प्रॉफिट, अब आपने सोचा भाई मैं 100 रुपये तो प्रॉफिट लूंगा। ठीक है, अब लेकिन आप केवल दो चीजों के बेसिस पे प्राइस डिसाइड नहीं करते। अब आपने ऐसे तो बोला सर 200 प्लस 100 कितने रुपए प्राइस होनी चाहिए, 300, लेकिन आप कॉम्पिटिटर को भी तो देखोगे ना। आपके पड़ोस में एक दुकान वाला दुकान खोल के बैठा है हलवाई की, वो मिठाई है ना 280 रुपए में बेच रहा है, बिल्कुल सेम आप ही की जैसी क्वालिटी। तो आप क्या करोगे, जब वो कॉम्पिटिटर को भी देखोगे तो कॉम्पिटिटर को देखोगे तो फिर अपनी प्राइस उसके हिसाब से करोगे, वरना फिर आपके पास ग्राहक चढ़ेगा ही नहीं, सीधे सीधा आपके पड़ोसी के पास चला जाएगा ग्राहक, फिर अपना नुकसान हो जाएगा, वो अपन करेंगे नहीं। तो कॉम्पिटिटर भी इंपॉर्टेंट है ना, उसके हिसाब से भी अपन प्राइस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, एयरटेल ने अपने जो प्लान्स हैं वो सस्ते कर दिए। ठीक है, क्यों कर दिए सस्ते, क्योंकि जियो की वजह से। ठीक है, तो एयरटेल ने प्राइस कैसे डिसाइड करी, ना केवल खुद की कॉस्ट और प्रॉफिट देख के, बल्कि मार्केट में कंपटीशन देख के। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे, आपके टारगेट कस्टमर्स या टारगेट मार्केट। अब मान लो आप ऐसे मार्केट को टारगेट कर रहे हो जो बहुत ही हाई क्लास मार्केट है। ठीक है, मान लो BMW कार है। अब BMW कार जो है, या फिर मर्सिडीज है, या हार्ले डेविडसन बाइक है। ठीक है, अब हार्ले डेविडसन बाइक मान लो कोई, अब ऐसे सस्ती बाइक तो है नहीं, 10-10, 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपए में बिकने वाली बाइक है। ठीक है, तो इसमें प्राइस कैसे डिसाइड करी जाती है कि हम किस सेगमेंट को टच कर रहे हैं। अब हार्ले डेविडसन का कभी भी सेगमेंट लोअर जो मिडिल ग्रुप है वो नहीं होता। ठीक है, हमेशा ऐसा मिडिल ग्रुप होगा जो अपर मिडिल ग्रुप होगा, या एक अच्छे लेवल पे होगा, या फिर हायर क्लास होगी। ठीक है, हमेशा। तो उसके हिसाब से भी अपन प्राइस को डिसाइड करते हैं कि अपना कस्टमर जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, पहला हो गया प्रोडक्ट, दूसरा हो गया प्राइस। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है, कुछ भी रटने का नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, कौन से पे, प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे हार्ड नहीं है लेकिन समझना। अब भाई गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो एक सपोज करो फैक्ट्री है। अब बिल्कुल आप एक माइंड में पिक्चर बनाओ, ये फैक्ट्री है। ठीक है, ये धुआं निकल रहा है इसमें से। ठीक है, और ये गुड्स बन के तैयार हो गए। ये जो फैक्ट्री है ये सपोज करो है दिल्ली के अंदर, नहीं दिल्ली में वैसे पोल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, मान लो ये है सपोज करो जयपुर के अंदर है। अब जयपुर के अंदर ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को गुड्स पहुंचाने कहां पे, बहुत दूर दूर तक। ये गुड्स सपोज करो तमिलनाडु तक पहुंचाना चाहती है। ठीक है, इवन पूरे राजस्थान, मतलब इंडिया के सारे स्टेट में पहुंचाना चाहती है, इवन इंडिया के बाहर भी जाना चाहती है गुड्स, है ना, आउटसाइड इंडिया। अब बताओ, और अपन मान लो इस फैक्ट्री के ओनर है। ठीक है, अपन इस फैक्ट्री के ओनर हैं। अब अपन ने गुड्स बना लिए और अपन को इन सब जगहों पे पहुंचाना है। बताओ कैसे पहुंचाओगे, क्या अपन ट्रक लेके सुबह सुबह निकल जाएं और गड्डी लेके और फिर तमिलनाडु पहुंच जाएं, और फिर तमिलनाडु के अंदर फिर अपन वहां पे जो है रजनीकांत से मिलते हुए और फिर हर दुकान को गुड्स बेचते बेचते फिर चलें क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर अपन ऐसे केरला वेरला सब सारे कोस्ट इलाके अपन
कवर कर लें फिर अपन ऊपर आ जाएं, फिर डेली की डेली ये प्रोसेस मतलब इम्पॉसिबल है। तो एक चैनल होना चाहिए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है ना, प्रॉपर चैनल चाहिए। ठीक है, प्रॉपर चैनल कैसे आएगा वो, आप क्या करते, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते, ठीक है, एजेंट अपॉइंट करते। वो एजेंट अपने अंडर में क्या अपॉइंट करते हैं, होलसेलर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में काम कैसे होता है रियल मार्केट के अंदर। ठीक है, अब सपोज करो ये फैक्ट्री जयपुर के अंदर है। सबसे पहले ये फैक्ट्री क्या करेगी, इस फैक्ट्री का ओनर जो है वो एक पेपर में इश्तिहार निकालेगा, एडवर्टीजमेंट निकालेगा कि भाई हमारी जो ब्रांड है वो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, सपोज करो ये मार्कर ही है ना, ठीक है, और हम इस मार्कर को पूरे इंडिया में बेचना चाहते हैं। ठीक है, और हमारा मार्कर बहुत क्वालिटी वाला है। भाई कितना भी क्वालिटी हो लेकिन जब तक माल बिकेगा नहीं, दिखेगा नहीं लोगों को, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी कर लोगे लेकिन माल तो कस्टमर के पास आएगा ना, या कस्टमर फैक्ट्री तक आएगा, कस्टमर फैक्ट्री तक थोड़े आएगा आपका। तो इसके लिए पहले क्या अपॉइंट कर जाते हैं, एजेंट। हर स्टेट में अपन एक एजेंट अपॉइंट करेंगे। उन एजेंट को पता है क्या बोलते हैं, C&F। C&F की फुल फॉर्म होती है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ठीक है, C&F अपॉइंट करेंगे। ये C&F मान लो जो है, पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये सपोज करो उसने राजस्थान का अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब ये पर्सन है जो राजस्थान का C&F बन गया, इसका नाम X मान लो। तो अब ये X क्या करेगा, ये अपने अंडर में और भी बहुत सारे एजेंट अपॉइंट करेगा। सर ये कैसे एजेंट अपॉइंट करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज करेगा। जयपुर का अलग एजेंट होगा, अजमेर का अलग होगा, अलवर का अलग होगा, ऐसे सब जगहों के एजेंट अलग होंगे। ठीक है, फिर ये जो एजेंट हैं इनको एरिया अलॉट हो गया। मान लो ये इसका नाम है जयपुर के एजेंट का Y, इसका नाम है Z, इसका नाम है A। ठीक है, जयपुर के एजेंट का नाम है Y, अजमेर के एजेंट का Z और अलवर के A। ठीक है, अब ये एजेंट अपॉइंट हो गए। फिर ये एजेंट क्या करेंगे, एक गोडाउन परचेज करेंगे या गोडाउन किराए पे लेंगे। ठीक है, उसमें गुड्स को डालेंगे, पूरा का पूरा गुड्स भरेंगे। गुड्स कहां से आएंगे सर, गुड्स आएंगे इस राजस्थान वाले C&F के थ्रू, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू। सर इसके पास गुड्स कहां से आएंगे, इसके पास ये जयपुर की जो फैक्ट्री है उधर से गुड्स आएंगे। मतलब जयपुर की जो फैक्ट्री है पहले किसको माल पहुंचाएगी, C&F को। फिर C&F किसको माल देगा, एजेंट्स को। फिर सर एजेंट क्या करेंगे, एजेंट गोडाउन में उस माल को रखेंगे। फिर सुबह सुबह एक पूरा गाड़ी लेके निकलेंगे। ठीक है, जो है बढ़िया सी, सपोज कौन सी गाड़ी, वैसे नहीं कोई मर्सिडीज वगैरह नहीं लेके जाना यहाँ पे, जैसे लोडिंग गाड़ी होती है, टाटा पिकअप आपने देखी होगी, टाटा एस सुना होगा, छोटा हाथी। ठीक है, ऐसी जो लोडिंग टेम्पू ट्रक वगैरह टाइप आता है वो लेके निकलेंगे। फिर ये किससे मिलेंगे जाके, होलसेलर से। ये एजेंट जो Y है ये सुबह सुबह निकल जाएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, और फिर ये जाएगा किधर, होलसेलर्स के पास। और वो भी कैसे जाते हैं पता है, ये डे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो अब जयपुर के अंदर भी, जयपुर कोई छोटा मोटा इलाका तो है नहीं, तो जयपुर के अंदर भी बहुत सारे एरिया हैं। तो ये एजेंट है ना, ये फिक्स कर देगा डे कि मालवीय नगर के अंदर मैं मंडे को जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं ट्यूसडे को जाऊंगा सपोज करो मानसरोवर वाले इलाके में, ये सब जयपुर के एरिया के नाम है ना। ठीक है, फिर वैशाली नगर जाऊंगा सपोज करो वेडनेसडे को। तो इस तरीके से ये डे फिक्स कर देगा। ठीक है, और फिर ये उन बड़े बड़े होलसेलर्स को गुड्स देगा। ठीक है, बेचेगा। फिर होलसेलर जो है फिर अपने यहाँ पे रिटेलर्स को गुड्स बेचेंगे, और फिर रिटेलर जो है कंज्यूमर को गुड्स बेचेंगे। ये होता है पूरा चैनल। समझ में आया आपको या नहीं आया, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ वापस। ये जो जयपुर की फैक्ट्री है, ठीक है, ये गुड्स नहीं पहुंचा सकती हर जगह पे जाके। ठीक है, तो ये अपने अंडर में कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट करती है। फिर C&F जो है वो अपने अंडर में छोटे छोटे एजेंट्स अपॉइंट करता है। ठीक है, फिर वो एजेंट किसको माल देते हैं, होलसेलर्स को, और होलसेलर किसको देते हैं, रिटेलर को। ठीक है, होलसेलर को अपन बोलते हैं थोक विक्रेता। ठीक है ना, देखते हैं ना अपन, यार ये तो थोक में दे रहा है माल, तो उसे अपन बोलते हैं होलसेलर। और रिटेलर को अपन बोलते हैं खुदरा व्यापारी। ठीक है, आपने कभी सुना होगा।
खुदरा, ये अपन रिटेलर के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ये पूरा चैनल है ना। अब अपन और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, जो अपने मतलब टॉपिक के हिसाब से अपन एग्जाम में और भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट चैनल होता है, एक इनडायरेक्ट चैनल होता है। डायरेक्ट चैनल मतलब जहां पे ये सब लोग होते ही नहीं है, मतलब ये जयपुर के अंदर अपन मार्कर बना रहे हैं लेकिन इनमें से कोई भी लोग नहीं है, अपन डायरेक्टली बना बना के किसको देते हैं, माल खुद ही सप्लाई करके आते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो कैसे पॉसिबल होगा भाई, अपन खुद ही माल कैसे सप्लाई करेंगे, इतनी इतनी दूर दूर जाना होगा। तो देखो ये कब पॉसिबल है खुद ही माल सप्लाई करना डायरेक्ट चैनल, या तो वो जो एरिया हो, ज्योग्राफिकली जो एरिया हो जो है वो कम हो, छोटा एरिया हो, और दूसरी बात जो कस्टमर है वो बड़ा हो, ठीक है, तभी पॉसिबल होगा ये। मान लो जैसे अब फार्मर्स क्या करते हैं बताओ, फार्मर्स जो हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सपोज करो गन्ना उगा रहे हैं, ठीक है, तो वो गन्ना किसको बेचते हैं बताओ, गन्ने की मिल को जाके, ठीक है ना, आपने सुना होगा, आपको पता होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। बताओ कौन सा स्टेट है वैसे फर्स्ट नंबर पे जो गन्ना उत्पादन के अंदर है और चीनी उत्पादन के अंदर है, सर यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब लेकिन आपने देखा होगा अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेज दिया है, मतलब जो शुगर मिल्स हैं वो लॉसेस के अंदर चल रही है ऐसा दिखाती है वो हमेशा, तो उनको बहुत सारा पेमेंट किया है, 7,000 करोड़ के आसपास शायद बेल आउट पैकेज दिया है, ठीक है। तो गन्ने जो होते हैं, जो शुगर केन होता है वो फार्मर डायरेक्टली किसको देते हैं बताओ, शुगर मिल को देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कई बार देखो कुछ गुड्स पे लिखा होता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली, ठीक है, ना केवल फार्मर की बात, कई बार पैक्ड प्रोडक्ट पे भी लिखा होता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली, तो वो केवल किसके काम आएगा, इंडस्ट्रीज के काम आएगा, मतलब एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को दे रही है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये अब मैं आपको इसकी एक बार दिक्कत बता देता हूं, अब ये टॉपिक छेड़ ही दिया, तो शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो शुगर मिल को, शुगर मिल्स को, शुगर केन जो फार्मर्स हैं वो शुगर मिल को केन बेचते हैं, मतलब गन्ना बेचते हैं, ठीक है, और शुगर मिल्स को वो परचेज करना पड़ता है और उसकी एक प्राइस फिक्स होती है। अब गवर्नमेंट जब परचेज करती है तो उसे क्या बोलते हैं, एमएसपी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन जब ये शुगर मिल परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं एफआरपी। ये एफआरपी फिक्स कौन करता है सर, ये फिक्स करती है गवर्नमेंट, मतलब फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस बोलते हैं इसको, है ना, ऐसे कुछ फुल फॉर्म होता है इसका, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो शुगर केन फार्मर्स जो हैं वो बाध्य हैं किसको बेचने के लिए, शुगर मिल्स को, और शुगर मिल्स भी बाध्य हैं कि वो खरीदेंगे किस रेट पे, ऑलरेडी फिक्स रेट पे, ठीक है। और फिर शुगर मिल क्या करेंगे, शुगर मिल उस गन्ने की प्रोसेसिंग करेंगे, ये प्रोसेसिंग हो रही है, और गन्ने से शुगर बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, और चीनी बना के मार्केट में बेचेंगे। लेकिन इस चीनी की भी रेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, ऑलरेडी फिक्स कर रखी है। अब ये दोनों रेटें फिक्स करने का रीजन क्या है, ये रेट तो इसलिए फिक्स कर रखी है यहाँ पे एफआरपी, ताकि जो गन्ना किसान है उसको नुकसान ना हो, फार्मर्स को नुकसान ना हो, ये जो फार्मर है हमारे किसान भाई हैं उनको नुकसान ना हो, उनको मिनिमम कुछ प्राइस मिले, ठीक है। और ये जो है शुगर की रेट क्यों फिक्स कर रखी है, ताकि जो चीनी है वो उसके दाम ना बढ़े। आपको पता है चीनी के दाम बढ़ गए तो सरकार ही चेंज हो जाएगी, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो फिर कंज्यूमर जो है उसको गुस्सा आ जाएगा। कंज्यूमर क्या करता है, फिर वोट देने में, फिर इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर वोट देने में बोलता है भाई आपने हमें चीनी दाल चावल वगैरह महंगे खिलाए थे, तो हम अपने क्या करते हैं, अपने आपको वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये इशू है। अब आप ये भी पूछेंगे सर गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं खरीदती है, तो गवर्नमेंट बताओ कैसे खरीदेगी, गवर्नमेंट खरीद के क्या करती है, एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं उसमें स्टोर करती है। हमेशा गवर्नमेंट कोई भी चीज खरीदती है तो उसको, जैसे गेहूं चावल वगैरह खरीदती है, लेकिन गन्ने के साथ दिक्कत क्या है कि गन्ना सूख जाता है जल्दी, ठीक है। गन्ने के अंदर जो रस होता है, जैसे सुक्रोस बोलते हैं, जैसे चीनी बनती है, ठीक है, तो वो रस सूख जाता है। इसीलिए गन्ने किसान के साथ ये भी दिक्कत है कि गन्ने के किसान ये जो यूपी के अंदर गन्ना उगा रहे हैं उसको ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते, ठीक है, वरना उसका जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा, उसके अंदर जो जूस है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, दूर भी नहीं ले जा सकते और ज्यादा टाइम तक रख भी नहीं सकते,
तो इसलिए ये जल्दी से जैसे ही उगता है फटाफट से जाना चाहिए। समझ में आया अपन को? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। अब गन्ने वाले क्या करते हैं, ये शुगर मिल वाले हैं, शुगर मिल वाले बोल रहे हैं कि यार एक तो प्राइस जो है शुगर की कम रख रखी है आपने, ठीक है, गवर्नमेंट ने शुगर की जो प्राइस है वो कम रख रखी है, और जो गन्ना है वो दिन पर दिन क्या है महंगा होता जा रहा है, एफआरपी जो है उसकी रेट बढ़ाते जा रहे हो आप लोग। तो इसलिए शुगर जो मिल्स है वो अपने यहाँ पे लॉसेस शो करती है, ठीक है, नुकसान शो करती है। नुकसान शो करने से क्या फायदा वो फर्क पड़ता है कि शुगर मिल जो है कल को शुगर केन फार्मर्स को डिले करती जाती है, पेमेंट लेट कर देती है। अब गन्ना खरीद लिया, मान लो फर्स्ट आज खरीद लिया गन्ना, और जो पेमेंट है वो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भाई जो शुगर मिल है वो लॉस में है, ऐसा दिखा रहे हैं। अब लेकिन गन्ना फार्मर्स बोलते हैं कि भाई ये तो शुगर मिल लॉस में नहीं है, कुछ भी नाटक करते हैं एक तो, और हमसे गन्ना तो लेते ही है थोड़ा बहुत, लेकिन है ना बाहर से गन्ना मंगा लेते हैं, मतलब कच्चे रेट पे, ठीक है, बिना पर्ची वर्ची के, बिना बिल के, और सस्ते रेट पे मंगा लेते हैं, क्योंकि हमसे तो एक फिक्स प्राइस पे खरीदना पड़ता है। दूसरी बात ये खुद का लॉस बताते रहते हैं गन्ने वाले के, बोलते हैं कि चीनी के जो दाम है वो बढ़ा नहीं रही है सरकार, इसलिए हमें अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे। लेकिन ये केवल उसकी बात तो करते नहीं है। अब गन्ने से केवल चीनी थोड़ी बनती है, आपको पता है गन्ने से बहुत सारी चीजें बनती है। गन्ने से जो बगास होता है वो गन्ने का छिलका होता है, आपको पता है, वो भी तो गन्ने से निकलता है। अब वो गन्ने का छिलका आप बोलोगे कहाँ काम आता है? बहुत काम आता है, ईंधन की तरह काम में आता है, ठीक है। आजकल गवर्नमेंट एथेनॉल कर रही है, एथेनॉल, ठीक है, तो एथेनॉल वगैरह बनाने के काम में आता है। तो और ये जो गन्ना है इससे पता है क्या निकलता है? एक मोलासिस, सुना है आपने नाम मोलासिस? ठीक है, मोलासिस मतलब क्या होता है? ये ना जो दारू बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है, ये उसमें एज अ रॉ मटेरियल काम में आता है, ठीक है। तो ये जो शुगर मिल्स हैं, जब इनकी प्रोसेसिंग होती है शुगर केन की, तो जो उसमें जूस निकलता है उसके साथ साथ एक मोलासिस भी निकलता है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं, बगास भी है, ठीक है। तो फिर ये सब चीजें है ना, मतलब शुगर केन फार्मर बोलते हैं यार ये सब चीजों की तो इनकम शुगर मिल को ही हो रही है, फैक्ट्री को हो रही है, लेकिन वो तो बताते ही नहीं है गवर्नमेंट को कि भाई हमारी इनकम हो रही है, बस वो तो गन्ने की प्राइस करते रहते हैं हमेशा। तो ये बड़ा मतलब गड़बड़ वाला हिसाब किताब है। और अभी इंडिया के अंदर जो है करीबन शायद मतलब ऐसा भी हो रहा है कि नॉर्थ से जो शुगर मिल्स हैं वो साउथ की तरफ शिफ्ट कर रही है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि बताओ कि जो शुगर मिल्स हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्यों शिफ्ट कर रही है? तो उसके अंदर कई रीजन है कि आपको पता है, एक तो गन्ना ट्रॉपिकल क्रॉप होता है, ठीक है, ये समझ लो। देखो ये सब बातें काम की है, ठीक है, अपने कभी भी वहां पे काम आया। हम गन्ने की एक फैक्ट्री थी उधर ऑडिट पे गए थे यूपी में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सीए के अंदर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, तो हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहां पे ऑडिट पे गए थे, तब हमने काफी सारी बातें वहां पे देखी थी। तो गन्ना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल क्रॉप है तो फिर किधर उगेगा ज्यादातर? साउथ वाले एरिया में। एक ये भी है, फिर साउथ के अंदर जो सुक्रोज कंटेंट होता है गन्ने के अंदर, जो मतलब जो शुगर बनाने के लिए काम में आता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और साउथ के अंदर जो पॉलिटिक्स है, ये जो पूरी पॉलिटिक्स है ये भी कम देखने को मिलती है, इसलिए फिर वो जो फैक्ट्रीज है वो अब नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट कर रही है। फर्स्ट नंबर पे फिलहाल यूपी है, सेकंड नंबर पे शायद महाराष्ट्र है गन्ने के उत्पादन में और चीनी के उत्पादन में, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पूरा का पूरा केस बता दिया। तो ऐसी चीजें अगर अपन थोड़ी थोड़ी लिंक कर देंगे तो अपने और भी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट चैनल समझ में आ गया, जहां पे जो फैक्ट्री है माल बना के डायरेक्टली किसी दूसरी फैक्ट्री को दे देती है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट चैनल या जीरो चैनल, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको छोड़ नहीं सकते भाई अपन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्जाम में पूछ सकता है एग्रीकल्चर के अंदर, है ना, ठीक है। आपको पता है जो पिछले साल 2016 के अंदर मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था ई नाम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और दूसरा क्वेश्चन पूछा था 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल कैसे करें, ठीक है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, बाद में पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है?
अभी जैसे किसान है, तो किसान के साथ दिक्कत क्या है, उसने आज सपोज करो यहाँ पे पोटैटो उगाए, मतलब आलू उगाए, ठीक है। और अब फ्यूचर में दिक्कत ये है कि मान लो 2 महीने बाद फसल तैयार हो जाएगी, तो उसको अभी से ये टेंशन होती है कि यार ये फसल मेरी कहीं कम रेट पे ना बिके, क्योंकि आपको पता है इंडिया में आजकल ओवर प्रोडक्शन बहुत बड़ी समस्या है। गन्ने के साथ भी दिक्कत ये है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पोटैटो जो अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया, मतलब सबके सब लोग अगर पोटैटो उगाने लग गए, तो जो फसल के दाम है वो गिर जाएंगे, तो मेरे साथ तो चोट जाएगी। मैं तो बड़ी सोचा था कि भाई पोटैटो उगाऊंगा तो फिर मेरे को पेमेंट मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी लाइक लेज। लेज क्या बनाती है बताओ? चिप्स बनाती है, ठीक है। अब चिप्स बनाने वाली कंपनीज को हमेशा क्या चाहिए होते हैं? आलू चाहिए होते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ टेंशन क्या होती है कि इनको आलू की रेटों के ऊपर विश्वास नहीं होता, कभी रेट बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इनके बिजनेस में भी अनसर्टेनिटी है। सबसे बड़ा रॉ मटेरियल पोटैटो चिप्स के लिए क्या है? आलू, ठीक है। तो अगर ये दोनों की दोनों मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें? अभी सपोज करो किसान है, ये किसान भाई अपने, ठीक है, इन्होंने क्या उगाया? पोटैटो उगाए, ठीक है, आज उगाए, और इन्होंने जाके इस बड़े से सेठ से, ये सेठ जी हैं बड़े, ठीक है, इस एमएनसी के ओनर हैं, इनसे जाके मुलाकात करी डायरेक्टर से कि भाई मेरे जो आलू हैं 2 महीने बाद मुझसे खरीद लेना, ठीक है। और क्योंकि दोनों के ही इंटरेस्ट इसमें मतलब मर्ज कर रहे हैं, दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, दोनों को मजा आएगा। फार्मर भी टेंशन मुक्त हो जाएगा कि भाई 2 महीने बाद अगर प्राइस गिर गए मार्केट में तो उसकी भी टेंशन खत्म, और मल्टीनेशनल कंपनी को भी ये टेंशन नहीं है कि 2 महीने के बाद जो है हो उसको ये डर लग रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी को क्या डर लग रहा है कि मार्केट में रेट बढ़ना जाए, और फार्मर को ये डर लगता है कि मार्केट में रेट कम ना हो जाए, ठीक है। जब दोनों की सोच अलग अलग होगी तभी तो मार्केट चलता है, ठीक है। तो अब इससे क्या इफेक्ट आएगा? अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, फार्मर बोलेगा 2 महीने बाद जो है मैं ये जो आलू है वो आपको बेच दूंगा, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 10 रुपए केजी के हिसाब से, ठीक है। तो एमएनसी वाला बोलता है हाँ भाई ठीक है 10 रुपए केजी मान लेते हैं। अब मार्केट में सपोज करो 2 महीने बाद क्या हुआ कि बम्पर प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया आलू का, अब आलू के रेट हो गए 6 रुपए केजी। लेकिन अब इन दोनों को इस बात से कोई फर्क 6 रुपए केजी से नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जो हमारे किसान भाई हैं ये जाएंगे और मल्टीनेशनल कंपनी को माल बेचेंगे कितने रुपए में? 10 रुपए केजी के अंदर, और मल्टीनेशनल कंपनी को 10 रुपए केजी के अंदर माल खरीदना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ऑलरेडी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है। अब लेकिन दूसरा इशू क्या आता है? दूसरा केस भी हो सकता है इसका, लेकिन मान लो अगर रेट बढ़ जाए तो, रेट बढ़ गए, मान लो रेट बढ़ गए, मार्केट के अंदर रेट बढ़ गए, हो गए 30 रुपए केजी, है ना। कोई मान लो कोई भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसे आपदा वापदा आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, और इस वजह से जो आलू की रेट है मार्केट में 30 रुपए केजी हो गए। अब फार्मर फिर इनको, अब दोनों पार्टीज को 30 रुपए केजी से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कितने में हो रखा है? 10 रुपीज में। अब ये फार्मर जाएगा और कितने रुपए में माल बेचेगा? एमएनसी को 10 रुपए में बेचेगा, ठीक है। फार्मर यहाँ पे ईमानदारी दिखाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, तो ये अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? कई रीजन है इसके इंप्लीमेंट होने के। क्या? सबसे पहली बात कि एग्रीकल्चर इज अ, हमेशा ध्यान रखना, एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th जो लिस्ट है, ठीक है, 7th शेड्यूल है, उसके अंदर ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है मैटर। तो हर स्टेट के लॉज अलग अलग हैं, और जो एमएनसी होती है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो वो हर स्टेट के लॉज से अलग अलग डील नहीं करना चाहती। वो अगर इंडिया में आ रही है तो, क्योंकि उसको देखो हर, आजकल वैसे भी ये चल रहा है बहुत ज्यादा, इस बार मेंस में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो अपन इको में तो पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ना चालू कर देना, और इस पे अच्छा खासा एक नोट, एक पूरा पेज लिख लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो मतलब जो रैंक है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। पिछले साल 130 थी, फिर उसके बाद पिछले साल 100 हुई, और अब की बार आपने देखा फिर वापस से इंप्रूव होके मतलब करीबन 70-80 के आसपास, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है ना, हो गई है। लेकिन अच्छा मतलब कुल मिला के इंडिया इससे अच्छा कर रहा है ना, ठीक है। तो ये पूछेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, समझ में आया?
तो कॉन्ट्रैक्ट, और फिर कई बार क्या होता है फार्मर्स ही बोल जाते हैं कि यार, फार्मर बोल देते हैं, अब जैसे मान लो मार्केट में रेट हो गई 30 रुपए केजी, तो फार्मर क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो हमसे गलती से हो गया था सौदा, 10 रुपए केजी के ऐसे थोड़ा है कि हम 30 रुपए आलू 10 में बेच देंगे। तो फिर फार्मर जो है वो मतलब पीछे हट जाते हैं। कई बार मल्टीनेशनल कंपनी पीछे हट जाती है इसके अंदर। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी बोल देती है अगर मार्केट में रेट गिर जाएंगे तो बोलेगी यार हम तो मार्केट से खरीद लेंगे, कुछ ना कुछ बहाना कॉन्ट्रैक्ट में बोले, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये कमी थी। ठीक है, तो उस टाइम वहां पे मतलब हर कोई अपने अपने फायदे के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर चालू हो जाए इंडिया में अच्छे स्केल पे, तो इससे हमारे फार्मर्स की बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक फूड प्रोसेसिंग से भी लिंक है। ठीक है, ना केवल ये पोटैटो में पॉसिबल है, टोमेटो में भी पॉसिबल है। अब टोमेटो जो होते हैं, जो टमाटर होते हैं, उससे क्या बनता है, केचप। ठीक है, टोमेटो केचप, तो वहां पे काम आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जीरो चैनल है जहां पे डायरेक्टली माल बेचा जाता है। किसको? डायरेक्टली माल, बिना किसी चैनल के। अब यहाँ पे फार्मर को कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्टली फार्मर की कॉन्ट्रैक्ट किससे हो रहा है, बताओ, मल्टीनेशनल कंपनी से। अब आते हैं अपन इनडायरेक्ट चैनल पे। इनडायरेक्ट चैनल क्या होते हैं, जिसमें कोई ना कोई बीच में जुड़ा हुआ हो। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, वन लेवल चैनल। ठीक है, वन लेवल चैनल के अंदर कोई ना कोई पर्सन बीच में जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ये हो गया मैन्युफैक्चरर, ये हो गया कंज्यूमर, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। कौन आ जाएगा सर? सर रिटेलर आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो रिटेलर आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, वन लेवल कम्युनिकेशन। इसमें क्या था, इस वाले में ये मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली माल किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को। ठीक है, ये सर किस केस में पॉसिबल होता है, जैसे पेरिशेबल गुड्स में। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जो जिसकी लाइफ जो कम होती है, सब्जियां, दूध, है ना, छाछ, दही वगैरह, ये सब चीजें। अब जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर आपको पता है सरस का दूध बहुत बिकता है, थोड़ा बहुत अमूल का ही बिकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे गाड़ियां आती है दूध की। ठीक है, और वो दुकानों पे दूध को देके जाती है। ठीक है, तो मतलब वो दूध डायरेक्टली किधर से आ रहा है, वो सरस की फैक्ट्री से आता है। ठीक है, और वो किसके पास जाता है, रिटेलर के पास। अब ऐसे तो है नहीं कि पहले दूध होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, इतनी लंबी चेन होने का स्कोप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड्स की लाइफ ही है क्या, एक दिन की है। एक दिन पुराना दूध होगा तो फिर खराब होने के ज्यादा चांस है, गर्मी में तो आपको पता ही है। तो इसलिए क्या है, वन लेवल चैनल जो है वो सफिशिएंट है इस केस में। ज्यादा लंबा चैनल बनाएंगे तो गुड्स की इतनी लाइफ ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सरस का एग्जाम्पल लिया। सिंगल रिटेल ब्रांड, आपको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सिंगल रिटेल ब्रांड पे गवर्नमेंट ने हमारे 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये। ठीक है, 100% एफडीआई अलाउ हुआ है। एफडीआई अपन पढ़ेंगे जब इको चालू करेंगे, इको बस अपन कर ही रहे हैं, चालू है ना। आज एक शायद इको का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो सिंगल रिटेल ब्रांड क्या होते हैं, जैसे आप एप्पल के शोरूम में गए। ठीक है, तो एप्पल मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं। एप्पल के शोरूम में गए तो वहां पे क्या मिलेगा, केवल आपको एप्पल मिलेगा। ठीक है, एप्पल का मोबाइल मिलेगा, एप्पल का लैपटॉप मिलेंगे। आप सोनी के शोरूम में गए, आपको सोनी का आइटम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको वहां पे सैमसंग नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एडिडास के जूते खरीदने गए, ठीक है, और वहां पे एडिडास का शोरूम है, तो फिर वो एडिडास का ही माल रखेगा। तो इसे क्या बोलते हैं बताओ, सिंगल ब्रांड रिटेल या सिंगल रिटेल ब्रांड। ठीक है, मतलब ये एक ही तरीके का माल बेच रहा है रिटेल में, है ना। ठीक है, तो इस केस में भी केवल वन लेवल कम्युनिकेशन बहुत है। वन लेवल जो चैनल है वो सफिशिएंट है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर होगा, एक रिटेलर होगा और एक कंज्यूमर होगा। तो जो मैन्युफैक्चरर होगा, मान लो एडिडास के जो जूते होते हैं वो रिटेलर को दे देगा, और रिटेलर किसको दे देंगे, फिर कंज्यूमर को दे देंगे। ठीक है, टू लेवल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, चैनल के अंदर मैन्युफैक्चरर तो है ही, कंज्यूमर इधर है, बताओ बीच में कौन कौन आ जाएगा, इधर होलसेलर आ जाएगा, इधर रिटेलर आ जाएगा। तो मतलब एक होलसेलर भी आ जाता है इसके अंदर बीच में, और एक रिटेलर भी बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं टू लेवल चैनल के अंदर। और थ्री लेवल चैनल के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद कौन होगा, C&F, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। फिर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के बाद कौन होगा, होलसेलर। होलसेलर के बाद क्या होगा, रिटेलर, और रिटेलर के बाद क्या हो जाएगा, कंज्यूमर। ठीक है, तो इसमें C&F एक्स्ट्रा आ गया, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट।
क्लियर क्या? तो इसे बोलते हैं 3 लेवल चैनल। ऐसे 4 लेवल चैनल, कितने भी लेवल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा मतलब पेरिशेबल अगर होगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 लेवल चैनल के अंदर क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर से माल पहले C&F को जाएगा, C&F से होलसेलर को जाएगा, होलसेलर से रिटेलर को जाएगा, रिटेलर से कंज्यूमर को जाएगा। ये चैनल होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो आई होप कि मेरे को आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, प्लेस तक है ना। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या है? प्रमोशन। अब अपन आते हैं प्रमोशन पे, इस टॉपिक पे अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सिंपल लग रहे हैं टॉपिक? सिंपल है, हार्ड तो नहीं लग रहा है आपको? अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। मैं आपको टॉपिक को प्रैक्टिकल थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल मार्केट में क्या होता है। ठीक है, खाली थ्योरी पढ़ोगे तो फिर अपने एग्जाम में जो आंसर लिखोगे ना अपन, तो वो थोड़ा सब स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन प्रैक्टिकल लिख दें, डायग्राम बना दें, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आंसर, है ना। और थ्योरी मैंने पूरी कवर करी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी के अंदर अपन ने कुछ छोड़ा है। अपन ने हर टॉपिक को थ्योरी वाइज भी कवर किया है, बट अपन ने उसको लिंक किससे कर दिया? प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने उसको लिंक कर दिया पूरा इंडस्ट्री में क्या होता है। चलिए अब अपन आते हैं किस टॉपिक पे? प्रमोशन पे। प्रमोशन मतलब क्या है कि माल बेचोगे ऐसे, तो सिंपल तरीका, पहले तो एडवर्टीजमेंट कर लो। एडवर्टीजमेंट आपको पता है, इश्तेहार कर लो बढ़िया तरीके से। आप आराम से शाहरुख खान को बुला लो, ठीक है, और ऑनलाइन मार्केटिंग कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, सेल्स प्रमोशन मतलब क्या होता है? अलग टेक्निक्स, जैसे एडवर्टीजमेंट के अलावा आपने फ्री सैंपल बांट दिए, तो फ्री सैंपल बांटना किसका हिस्सा है? सेल्स प्रमोशन का। ठीक है, फ्री में सैंपल बांट दो, तो कई कंपनीज करती है, बाय 2 गेट 1 फ्री। ठीक है, या बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेल्स प्रमोशन का टेक्निक है। कैशबैक, आज अपन पढ़ते हैं, देखते हैं, अपन पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो कैशबैक मिलता है, तो पेटीएम इससे क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है अपना, प्रमोशन कर रहा है पेटीएम अपना इस तरीके से। ठीक है, इवन बहुत सारी जो ब्रांड्स होती है उसके अंदर आप जाते हो, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स आपने सुना हो कभी? कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट। अब दिवाली की आपने शॉपिंग करी होगी, ठीक है ना, कपड़े खरीदे होंगे, तो आप कपड़े खरीदने गए मान लो पीटर इंग्लैंड के शोरूम में। अब पीटर इंग्लैंड कोई इंग्लैंड का कंपनी का शोरूम थोड़ी है, किसका है बताओ? आदित्य बिरला ग्रुप का। ठीक है, पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, पीपल भी सुना होगा आपने। ये सारे जो लाइन्स हैं ये सारे किसके हैं? ये आदित्य बिरला ग्रुप के हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आपने इनसे मान लो 1000 रुपए की शॉपिंग करी, तो फिर ये आपके कुछ पॉइंट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आप अगली बार आओगे तो फिर आप इन पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो। ठीक है, आप जितने रुपए की शॉपिंग करोगे फिर वो पुराना आपका जो पॉइंट होगा आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, फिर वो पॉइंट्स रिडीम हो जाते हैं, फिर कम हो जाता है आपका पेमेंट, है ना। आपको थोड़ा सा पेमेंट कम करना पड़ता है। आजकल ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी चालू हो गया है। ठीक है, तो कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये सब किसके तरीके हैं? सेल्स के प्रमोशन के लिए तरीके हैं। ठीक है, फिर पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? अब गुड्स को मान लो कहीं घर घर जाके बेचना, या फिर आप कहीं पे गए तो इस कोई गुड्स के स्पेसिफिकेशन बता रहा है। अब जैसे आप कार खरीदने जाते हो, ठीक है, नॉर्मली लोग कार ऑनलाइन थोड़े खरीदते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो कार, और जो जैसे कार हो गई, बहुत कोई बड़ी मशीन हो गई, वो ऑनलाइन परचेस करते हैं। वो क्या करते हैं? पहले देखने जाते हैं उस चीज को, है ना, देख के आते हैं और वहीं की वहीं खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन तो अपन कपड़े, जूते वगैरह या वॉशिंग मशीन वगैरह भी मंगा सकते हैं, मंगा लेते हैं नॉर्मली, लेकिन कार, बाइक्स वगैरह ये अपन क्या है, वहां पे देख के आते हैं। ठीक है, तो देखने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अपन उसको सीख लें वहां पे, और फिर अपन ये भी देख लें, 4-5 चीजों से कंपेयर कर लें। तो वहां पे एक कोई ना कोई पर्सनल सेल्समैन होता है, वो सेल्समैन अपन को समझाता है इस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज है। मान लो आप आरओ जो है वो परचेस करने जा रहे हो, तो आरओ के बारे में आपको कोई सेल्समैन समझा रहा है, तो अपन वो चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई पर्सन आए, ठीक है, और वो बताए अपन को। ठीक है कई बार अपन कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो अपन ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते क्योंकि अपन को समझ में नहीं आते, तो फिर अपन डायरेक्ट वहां पे जाते हैं, फिर अपन उम्मीद करते हैं कि कोई पर्सन आए और फिर अपन को समझाए, ये बातें बताएं पूरी की पूरी, है ना। तो पर्सनल सेलिंग ये चीज होती है, ये भी किसका तरीका होता है?
प्रमोशन का। तो ये कुछ बड़े गुड्स में होता है ज़्यादातर, ठीक है, हर गुड्स में नहीं होता, ठीक है। और एक होता है पब्लिक रिलेशंस, एक और होता है इसके अंदर ही पब्लिक रिलेशंस। ये सब बातें लिखनी है अगर आपको प्रमोशन के अंदर पूछ ले तो, है ना, ठीक है। और वरना अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो केवल ये डायग्राम्स बना के आ जाओ, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब शॉर्ट में नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपन पूरी पूरी कहानी नोट्स बनाएंगे तो फिर कितना लिखोगे आप उसके अंदर, ठीक है। और जो भी नोट्स बना रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा गैप छोड़ लो, ताकि उसके अंदर बाद में कुछ ऐड कर सकते हो। और अगर गैप नहीं भी छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो कॉपी बनाई है उसके अंदर बीच में मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉपीज का कंसोलिडेशन या नोट्स का कंसोलिडेशन, ठीक है। अगर अपने पास नोट्स बने हुए हैं और जो नोट्स हैं वो अलग अलग एक ही टॉपिक को अलग अलग कॉपीज में लिख रखा है तो वो गड़बड़ है, तो फिर अपन को एग्जाम में चीजें दुख देती है। तो इससे बेटर क्या रहेगा कि अपन उसको कंसोलिडेट कर दें। कंसोलिडेट करने का तरीका क्या है, मान लो आपने एक कॉपी के अंदर शुरुआत में पहली बार नोट्स बनाए और बीच में पेज नहीं छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी कॉपी में लिखो, लेकिन तरीका क्या है, आप उसके बीच में पेज को चिपका दो, ठीक है, या फिर पेज आप उसमें ऐड कर दो या फिर टेप वगैरह लगा दो, स्टेपल कर दो, ठीक है। बट कॉपी एक ही बनाना एक सब्जेक्ट की, ठीक है, और एक टॉपिक को एक ही जगह पे लिखना। ऐसा नहीं कि फिर अपन 2-2 3-3 कॉपी एग्जाम में एक साथ लेके बैठे, ये बहुत दिक्कत होती है, आपने देखा होगा ये ना। पब्लिक रिलेशंस मतलब क्या होता है कि कस्टमर्स बिजनेस जो होते हैं बड़े बड़े कई बार पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अमिताभ बच्चन का, ठीक है। आपने देखा है जो गवर्नमेंट है वो अमिताभ बच्चन से ही ऐड कराती है ज्यादातर, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का ऐड करा दिया, कोई जीवन आनंद जो पॉलिसीज होती है, जीवन ज्योति बीमा योजना, आप देखो सारे के सारे एड्स अमिताभ बच्चन ने कर रखे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का ऐड जो है वो अमिताभ बच्चन ने कर रखा है, पोलियो वगैरह ये सब है ना, ठीक है। तो वो क्यों करवा, इससे फायदा क्या होता है अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन की गुडविल और बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन अमिताभ बच्चन मतलब एक तरीके से अपनी मार्केट में गुडविल भी बढ़ा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। तो वो पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। अब उनकी कोई फिल्म आएगी तो अपन वो देखने जाएंगे, ठीक है। तो अपनी छवि उनके माइंड में वैसी ही बनी हुई है कि हाँ भाई बहुत अच्छे पर्सन है, हमेशा यही माइंड में रहेगा, ठीक है। जैसे आप बात करो सलमान खान है, ठीक है, तो सलमान खान को अब सलमान खान ने अपनी गुडविल कैसे बना रखी मार्केट के अंदर, एक तो मूवीज तो है ही, ठीक है, मूवीज की वजह से फैन है लोग बाग, और फिर उनका जो बीइंग ह्यूमन नाम का ट्रस्ट है उसकी वजह से फैन है। अब वो कितना सही है कितना गलत है अपन उस पर कमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, बट ये भी किसका पार्ट है, पब्लिक रिलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन मतलब कि न्यूज के अंदर जब जैसे न्यूज होती है कोई भी, तो उसके अंदर अपन कुछ मतलब पॉजिटिव बात करते हैं, सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए कोई बात करते हैं, तो उससे फिर जैसे ज्यादातर जो सारे के सारे फिल्म स्टार्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, सचिन तेंदुलकर है, तो उनकी कितनी अच्छी इमेज बनी हुई है पूरे कंट्री के अंदर, केवल इसलिए थोड़ा बनी हुई कि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वो एक अच्छे पर्सन भी हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। समझ में आ गया प्रमोशन। तो ये कौन से पी थे बताओ, 4 पी थे, बस इतना सा ध्यान रखना अपन को, चारों पी में बताओ पहला कौन सा था, प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन। अब एग्जाम में पूछा था आरएस मेंस में कि अगर ये सर्विस इंडस्ट्री हो तो कितने पी होंगे, तो सर्विस इंडस्ट्री में 4 पी की जगह 7 पी होते हैं। 7 पी कौन से होते हैं, ये 4 तो थे ही, बाकी ये 3 और जुड़ जाते हैं। तो एग्जाम में यही पूछा था, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये सर्विस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। सर्विस इंडस्ट्री का बताओ काम क्या होता है, और सर्विस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कैसे अलग है बताओ। सर सर्विस इंडस्ट्री मतलब सेवा देने वाली इंडस्ट्री, ठीक है, जो सेवा दे रही है। अब बताओ मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको कुछ सामान थोड़ा बेच रहा हूं, मार्केट थोड़ा बेच रहा हूं, सब्जी थोड़ा बेच रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, ठीक है। यहाँ पे तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, है ना। आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर आपको क्या देता है, दवाइयां लिख के देता है, आपको देखता है, इलाज करता है, कंसल्टेंसी देता है पूरी की पूरी, तो वो कौन सी इंडस्ट्री है, एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री में मेन 3, ये 4 तो आ ही जाते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये तो है ही, बाकी 3 अलग और आ जाते हैं, पीपल, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में एक सबसे मेन चीज क्या है कि सर्विस जो होती है वो इनटेंजिबल होती है, मतलब देखी नहीं जा सकती, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग होती है जो वो प्रोडक्ट होता है तो वो टेंजिबल है, देखा जा सकता है। आप सर्विस को देख सकते हो क्या, आप कोई पढ़ा रहा है तो जो पढ़ाई हो रही है वो उसको देख सकते हो, ठीक है। एजुकेशन कोई फिजिकल चीज है क्या, नहीं। ऐसे ही जब अपन बैंकिंग भी कोई फिजिकल चीज नहीं है, बैंक
कुछ सामान थोड़े खरीद के लेके आते हो, ठीक है, सर्विस लेके आते हो। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो पीपल बहुत मैटर करते हैं किस पे, सर्विस इंडस्ट्री में, ठीक है। जैसे मान लो आप बैंक में गए किसी, ठीक है, तो आप सरकारी बैंक में चले गए मान लो। अब सरकारी बैंक में जाते हो, फिर उसके बाद एक दिन प्राइवेट बैंक में जाते हो, तो आपको थोड़ा सा फर्क दिखता है। क्या फर्क दिखता है यार, जो अपन सरकारी बैंक वाले हैं तो वो हमेशा अपन से रूट तरीके से बात करते हैं। कई बार अपना परसेप्शन बन जाता है कि वो रूट तरीके से बात करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो अपनी परेशानी नहीं समझते हैं। तो फिर पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लो फिर वही अपन किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं, मान लो HDFC में, ICICI बैंक में, तो वहां पे अपन जैसे ही घुसे तो एक पर्सन अपने साथ में आ जाएगा, अपन से पूछेगा बिल्कुल प्यार से, और फिर सब चीजें हैं। तो जो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फोकस किस पे है, ध्यान रखना, एम्प्लॉयज पे। अगर एम्प्लॉयज अच्छे होंगे तो अपने आप सर्विस की जो मार्केटिंग है वो अच्छी हो जाएगी। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है ना, खाना खाने, रेस्टोरेंट बिल्कुल एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास एकदम, है ना, लेकिन आप खाना खाने बैठे हुए हो और आधे घंटे हो चुके हैं, आपका खाना नहीं आया है, वेटर जो है वो केवल एक है, दो है, ठीक है, और जो बनाने वाला है वो भी केवल एक दो ही है, ठीक है, और वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो फिर सब चीजें बेकार है। फिर आप बोलोगे यार इधर बैठने का कोई फायदा ही नहीं है, अपन एक रोटी के बाद दूसरी रोटी आने में 15 मिनट लग गया। तो पीपल की दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसे बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। कैसे, सिंपल एग्जांपल, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हो फॉर्म जमा कराने एग्जाम का, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, ठीक है, पहले क्या होता था कि बच्चे लाइन में लगते थे, ठीक है, हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे, तो लाइन में लगते थे और फिर वो फॉर्म जमा होता था, फीस जमा होती थी, ठीक है, फीस अलग काउंटर में जमा होती थी, फॉर्म अलग काउंटर पे जमा होता था। तो ये पूरा प्रोसेस था, फीस जमा कराने का, फॉर्म जमा कराने का। ऐसे ही हर चीज का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है हर कंपनी के अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, और उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल लो फेडेक्स का, फेडेक्स क्या है, एक कोरियर सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। अब इसका काम ये, इसका प्रोसेस क्या है, ये बहुत जल्दी काम करके देता है इवन, और इनके प्रोसेस हर जगह स्टैंडर्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, सेम रहते हैं। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करोगे अभी, ठीक है, डोमिनोज से, तो आप जयपुर का जब पिज्जा खाओगे और दिल्ली का पिज्जा खाओगे तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें जो कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो मतलब क्या है कि भाई कितना इसके अंदर पेपर डलेगा, कितना इसके अंदर वेजिटेबल्स डलेगी, कितना इसके अंदर जो भी चीजें हैं, ब्रेड वगैरह जो भी डलेगा, तो वो कितना रहेगा, वो ऑलरेडी फिक्स है। तो वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, स्टैटिक रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ध्यान रखना, प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो प्रोसेस अगर सही नहीं है तो कंपनी को अपना प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, उसे बोलते हैं फिर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। कभी सुना होगा आपने, BPR, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैनेजमेंट का, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका प्रोसेस बिजनेस का सही नहीं है तो फिर उसे क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो उस चेंज को अपन बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, है ना। स्पेलिंग गलत हो गई होगी थोड़ी सी, काम चला लेना, ठीक है। और लास्ट होता है फिजिकल एविडेंस, मतलब आप कहाँ पे जा रहे हैं, सर्विस जिधर भी जा रहे हैं आप, है ना, तो उसका एम्बियंस कैसा है, उसकी जगह कैसी है। जैसे आप मान लो किसी होटल में गए खाना खाने, है ना, रेस्टोरेंट में गए, तो अब आप क्या देखोगे सबसे पहले, एंटर करते ही कि किसी ने गेट खोला, ठीक है, तो वो तो पीपल के अंदर आ गया, ठीक है, अपने लिए गेट खोल दिया भाई उसने। फिर अपन अंदर एंटर करते हैं, वहां पे अच्छी खासी लाइटिंग है, ठीक है, वहां पे स्लो म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, और AC भी चल रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छा, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट एकदम कूल है, ठीक? तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एम्बियंस, ठीक है, मतलब वो फिजिकल एविडेंस है वहां का, समझ में। इसी जैसे मान लो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, क्या डिफरेंस नजर आता है अपन को, बताओ। तो वही आप वैसे ही सोचो, ठीक है, फिजिकल एविडेंस के अंदर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सफाई मान लो जैसे किधर ज्यादा है, तो अपन किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बस एक आपको एग्जांपल देने के लिए है, ठीक है। तो सफाई देखो आप किधर ज्यादा है, तो जो भी चीजें, तो वो फिजिकल एविडेंस के अंदर कवर हो जाएगा ना, ठीक है। बस नेगेटिव मत लेना इसको, बात को, अपन को बस अपन को समझने के लिए मैंने आपको बताया, क्लियर क्या। तो 7P समझ में आए। अगर 4P पूछेगा, अगर खाली मार्केटिंग मिक्स पूछे तो अपन को ये 4 बताने, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अगर वो पूछ ले सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड,
तो 4 तो ये बताने ही है और 3 और बताने पड़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में 2016 में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अब आज आपके लिए होमवर्क क्या है वो आप थोड़ा सा नोट कर लो। इकोनॉमिक्स के अंदर आपके लिए होमवर्क है आज, ठीक है। होमवर्क ये है, आपको एमएसएमई के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। पहले तो ये सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन देखना है कि ये होती क्या है, क्या क्राइटेरिया है एमएसएमई का। आपने देखा होगा इसको चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया, पहले कुछ और था अब कुछ और है, ठीक है। पहले सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, अब दोनों के लिए सेम कर दिया। दूसरी बात कि ये इंडिया में जरूरी क्यों है, ठीक है। अगर एमएसएमई है तो इससे क्या फायदे होते हैं। फिर आपको ये देखना है कि इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, ठीक है। एमएसएमई की क्या प्रॉब्लम्स है करंटली, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। आपको पता होगा एमएसएमई की पूरी मिनिस्ट्री है, ठीक है ना एक, तो आपको इसके बारे में डिस्कशन करना है। दूसरा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, आपके आरपीएससी में पूछ सकता है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो ये आपको डिस्कशन करना है, मतलब देखना है कि पहली बात तो ये देखना है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्यों आया, ठीक है। ये कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, इसका बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इस अभी तक इसको 2 साल हो चुके हैं फंक्शन हुए हुए, तो 2 साल के अंदर इसके अचीवमेंट क्या है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पता होगा, अब जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति जो होगी वो मशीन्स की सहायता से नहीं होगी, वो किसकी सहायता से होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब टेक्नोलॉजी, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी जिसे अपन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक ज्यादा इस पर बातें मतलब न्यूज़पेपर में ही हो रही है, लेकिन फिर भी। और एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपको तैयार करना है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप ये कोशिश करो कि ये एक बार जान लो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, तो फिर इजी हो जाएगा अपन को डिस्कस करना क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू।